हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 में हम पढ़ रहे थे पर्यावरण। और पर्यावरण में हम आज पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में पहला संसाधन है जल संसाधन। जल संसाधन के बारे में आपने ज्योग्राफी में बहुत डिटेल से पढ़ा होगा कि जल क्या है, और इसका एक स्लोगन भी है, जल है तो कल है। जल है तो कल है, यानी कि जल के बिना भविष्य संभव नहीं हो सकता है। यहाँ पर एक बात और देख सकते हैं हम लोग कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। जो हमें प्रकृति से, इसकी हम परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा होगी प्रकृति से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, प्रकृति से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमें जो संसाधन प्राप्त होते हैं, हमें जो क्या होते हैं, संसाधन प्राप्त होते हैं, क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्रकृति से, चाहे तो वो प्रत्यक्ष हो चाहे वो परोक्ष हो, जो संसाधन हमें प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ये हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं हो सकती है। इसमें पहला संसाधन हम देख रहे हैं जल संसाधन, और इसकी बात हम कर चुके हैं। जल है तो क्या है, कल है। जल के बारे में यदि हम बात करें तो दैनिक जीवन के गतिविधियों की कल्पना इस संसाधन के बिना हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसमें हम देखते हैं 97% जल पीने योग्य नहीं है, समुद्रों में स्थापित है। और बचा हुआ जो जल है उसमें भी 1% के आसपास हमारे यहाँ बर्फ के रूप में, जलाशय अपने ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है। और बचा हुआ जल जो बहता हुआ है, नलकूप है, बाकी इससे हम लोग काम ले रहे हैं। इसमें यदि हम आगे देखें तो जल हमारी दैनिक गतिविधियों के लिए आवश्यक है। दैनिक गतिविधि के लिए क्या है, आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना हमारी दिनचर्या संभव नहीं हो सकती है। डेली बेसिस के कार्य हैं, हमारे घरेलू काम है, किचन का काम है, पौधों संबंधित काम है, गाड़ियां, व्हीकल्स वगैरह की सर्विसेज वगैरह है। तो दैनिक गतिविधि जल के बिना संभव नहीं हो सकती है। और सबसे बड़ी आवश्यकता है मानव जीवन में 70% हिस्सा शरीर के अंदर क्या है, जल से बना हुआ है। यदि हम जल का सेवन नियमित रूप से नहीं करेंगे तो बहुत सारी बीमारियों का कारण हमारा शरीर बन जाएगा, बहुत सारी बीमारियों का घर हमारा शरीर बन जाएगा। इसीलिए दैनिक जीवन में जल का बहुत ज्यादा क्या है, महत्व है। एक सामान्य इंसान को कम से कम 8 से 12 गिलास रोज पानी पीना चाहिए। यदि वो नहीं पिएगा तो बीमार रहेगा। तो दैनिक गतिविधियों में जल का महत्व हमारे लिए बहुत ज्यादा है। उसके बाद देखते हैं बिजली उत्पादन। हम जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा यदि बिजली उत्पादित हो रही है तो वह तापीय विद्युत ऊर्जा, यानी कि कुछ ना कुछ जलाने से जो ऊष्मा मिलती है, कुछ ना कुछ जलाकर हम लोग बिजली ले रहे हैं। चाहे वो डीजल जलाएं, चाहे वो कचरा जलाएं, चाहे वो केरोसिन जलाएं, चाहे वो कुछ भी XYZ जलाएं, लेकिन जलाने से जो उत्पन्न हो रहा है वो बिजली के रूप में, वह तापीय विद्युत कहलाती है। तो बिजली का उत्पादन तापीय विद्युत के बाद किससे हो रहा है, जल से हो रहा है। बड़े बड़े बांध बनाकर हम जल को स्टोर करते हैं, और उसके बाद बहुत ऊंचाई से, या यूं कहें लिफ्ट नहरें बनाकर हम लोग टरबाइन को घुमाते हैं। वो टरबाइन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हमारी मदद कर रहा है। तो जल का दूसरा जो साधन है वो क्या है, उपयोग है, वो क्या है, बिजली का उत्पादन। जैसे भाखड़ा नांगल बांध है, एक बड़ी बिजली परियोजना है। अपने कोटा में, हरिके विराज कोटा में जो बांध है वहां से भी बिजली का उत्पादन हो रहा है। इंदिरा गांधी नहर है, इसकी भी बहुत सारी लिफ्ट नहरें बिजली उत्पादन में सहयोग कर रही है। तो दैनिक जीवन के बाद जल का यदि हम उपयोग कर रहे हैं तो किस में कर रहे हैं, बिजली के उत्पादन में कर रहे हैं। इसके बाद हम अगला इसका उपयोग देखें तो मछली पालन
या पशुपालन। ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जल का। जल के बिना मछली पालन संभव नहीं हो सकता। उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और पूर्व के जो राज्य हैं, इनका मुख्य भोजन कलकत्ता है, मछली ही है। या यूं कहें समुद्री तट दक्षिणी भारत के जो किनारे हैं, इलाके हैं, इनसे लगते हुए जो राज्य हैं, इनका मुख्य खाद्यान्न क्या है, मछली पालन या पशुपालन। और बिना पानी के मछली पालन संभव हो ही नहीं सकता है, इसीलिए इनके लिए जल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। इसके बाद यदि हम जल में अगला बिंदु देखें तो कृषि के लिए भी जल बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। उद्योगों को लिए भी जल क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज हमारे लिए जल में जो समस्याएं आ रही हैं, ये तो क्या हो गई, आवश्यकता। कृषि जल के बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती। राजस्थान में जो कृषि होती है वो वन साइड यानी कि पूरे साल में एक ही बार होती है और वो वर्षा जल पर आधारित होती है, मॉनसून पर आधारित होती है। लेकिन यदि मॉनसून नहीं आता है तो वो फसल नहीं होती है। कृषि बिना जल के कल्पना भी संभव नहीं की जा सकती। उद्योग, बहुत ज्यादा मात्रा में उद्योगों का आश्रय जल पर आधारित होता है, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा उद्योग होगा जिसमें जल की आवश्यकता नहीं हो। क्योंकि कहीं ना कहीं उद्योग में जल अगर नहीं चाहिए तो उसमें रहने वाले लोगों के लिए, दैनिक क्रियाओं के लिए जल चाहिए। उसके आसपास के जो क्वार्टर्स होंगे, वहां के जो दैनिक गतिविधियों के और कार्य होंगे, उनके लिए जल चाहिए। बहुत ज्यादा मात्रा में जल हमें दिन प्रतिदिन के कार्यों में चाहिए। ये तो हो गए इसके पॉजिटिव। अब इससे नुकसान भी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। हमें बाढ़ का सामना करना पड़ता है। यदि हम बाढ़ की बात करें तो कहीं ना कहीं नदियों में जल स्तर अचानक बढ़ने से बाढ़ का सामना हमें करने को देखने को मिलता है। ये बाढ़ का मुख्य कारण होता है बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश होना, बादल का फटना, 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बादल फटना, इसे कहते हैं 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर बारिश लगातार होना। 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर की दर से लगातार बारिश होना, इसे हम क्या कहते हैं, बादल फटना कहते हैं। और 1 घंटे के लगभग इसके बाद यहाँ कुछ समय के लिए बारिश फिर होती ही नहीं है। तो इससे क्या आएगी, बाढ़ आ जाएगी, निचले इलाकों में जल भर जाएगा, जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जल संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। जल संसाधन हमारे दैनिक जीवन के लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल संसाधन में एक महत्वपूर्ण बिंदु और है, वो है सिंचाई। सिंचाई जो किससे जुड़ा हुआ है, कृषि से ही जुड़ा हुआ है। इसके बिना, सिंचाई के बिना कृषि संभव नहीं हो सकती है। इसके बाद अगला जो संसाधन है वो है खनिज संसाधन। यदि हम प्राकृतिक संसाधनों में अगले संसाधन की बात करें तो वो है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन का अर्थ है पृथ्वी के गर्भ से खोदकर निकाले जाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। पृथ्वी के भूगर्भ से खोदकर निकाले जाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। लगभग 40% उद्योग आज खनिज आधारित उद्योग हैं। यानी कि यदि हम खनिजों को निकालना बंद कर दें तो ये 40% उद्योग क्या हो जाएंगे, आज बंद हो जाएंगे। क्योंकि इनका जो बेस है, इनका जो आधार है वो क्या है, खनिज हैं, और खनिजों से ये चलते हैं। खनिज कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज वे होते हैं जिनमें धातु के अंश पाए जाते हैं, और अधात्विक खनिज वे जो ऊष्मारोधी होते हैं, उसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं।
डिटेल से नाम वगैरह सारा स्ट्रक्चर आपके ज्योग्राफी में विथ रासायनिक नामों के तहत आएगा। अब हम देखते हैं कि खनिजों को निकालने की प्रक्रिया कैसे होती है। किसी भी खनिज की पहले जांच की जाती है, फिर उसको बाहर निकाला जाता है। ये बाहर आता है अयस्क रूप में। हमें पृथ्वी से जो खनिज मिलता है वो मिलता है अयस्क रूप में। फिर इसे रासायनिक तत्वों के माध्यम से, रासायनिक पदार्थों के माध्यम से, रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से इसमें हमें शुद्ध करते हैं और शुद्ध के बाद धातु मिल जाती है। फिर हमें जिस शेप में वो चाहिए, जिस आकार में हमें चाहिए, जिस मात्रा में वो चाहिए, उसमें हम इसे बदल लेते हैं। तो खनिज संसाधन हमारे लिए दूसरा प्राकृतिक संसाधन हुआ। किसी भी प्रकार से पृथ्वी के भूगर्भ से हम यदि खोद कर निकालते हैं तो वो क्या कहलाता है? खनिज संसाधन कहलाता है। 40% उद्योग किससे संबंधित हैं? खनिज से संबंधित हैं। हमारी सरकार ने खनिज प्राकृतिक संपदा के रूप में, हमें यूं कहा जाए कि खनिज भारत सरकार की प्रॉपर्टी है और ऐसी स्थिति में इसके लिए लाइसेंस क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें आगे देखें तो खनिज से कुछ नुकसान भी है। खनिज उद्योग से क्या है? हमें नुकसान भी है, जैसे धूल के कण। धूल के कण क्या हो जाते हैं? वातावरण में फैल जाते हैं और ये श्वसन संबंधी समस्याओं को क्या करेंगे? कहीं ना कहीं हमारे शरीर में, फेफड़ों में चले जाएंगे, टीबी का कारण बनेंगे, श्वसन संबंधी समस्याओं का कारण बनेंगे। तो खनिज जो उद्योग हैं, इससे हमें पहला नुकसान ये होने वाला है। दूसरा नुकसान प्राकृतिक या प्राकृतिक असंतुलन। प्राकृतिक असंतुलन की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं प्रकृति में हमने बहुत सारे असंतुलन पैदा कर दिए हैं। बहुत सारी गहरी खाइयां बना दी हैं, पहाड़ों को हमने काट दिया है, मिट्टी को बहुत ज्यादा हमने खोद दिया है। तो बड़ी बड़ी प्राकृतिक विपदाओं का सामना हमें करना पड़ेगा, जंगल काटने पड़ेंगे। उसके बाद हमने टाटा नगर का उदाहरण देखा। टाटा नगर, जिसे जमशेदपुर भी कहा जाता है, ये यहाँ घनघोर जंगल था। यहाँ पर विरोध भी हुआ, लेकिन फिर जमशेद सिंह टाटा ने टाटा नगर बसाया और यहाँ से इस्पात कारखाना लगाया, जिसे स्टील कारखाना भी हमने कहा है। तो ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक असंतुलन के लिए क्या है? बहुत ज्यादा जिम्मेवार होते हैं। इसमें हम आगे देखें तो खनिज उद्योग से हमें आगे जो नुकसान हो रहा है वो वन्य जीवों को खतरा हो रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो खनन उद्योग हैं वो जंगलों में ही मिलने वाले हैं। ऐसे में यहाँ जो प्राकृतिक आवास में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, जो वन्य प्राणी हैं, उनके जीवन को क्या आ रहा है? बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। जैसे राजस्थान की जो पर्यटन मंत्री थी वसुंधरा राजे सरकार में, बीना काक, उनको भी एक नोटिस दिया गया था, क्योंकि रणथंबोर में जाकर उन्होंने एक नाइट पार्टी राजस्थान सरकार की थी, या यूं कहे नाइट का प्रोग्राम किया था। इसके बाद उनको नोटिस मिला था। तो वन्य जीवों की सुरक्षा भी हमारा नैतिक दायित्व है। ऐसी स्थिति में जब हम खनिज उद्योग लगाएंगे, खनिजों को निकालने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए हमें सड़क बनानी पड़ेगी, उसके लिए मकान बनाने पड़ेंगे, जंगलों को साफ करना होगा, ट्रांसपोर्टेशन का काम करना होगा, वहां रिएक्शन केमिकल फैक्ट्रियां लगानी होंगी जो संशोधन का कार्य करेंगी। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वन्य जीवों के लिए सही चीज नहीं है। रात्रि में लाइटिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो उससे भी साइड इफेक्ट वनों पर होंगे। वन्य जीवों की लिए असुरक्षा का माहौल होगा, वहां जो लोग रहेंगे वो शिकार भी कर सकते हैं। तो बहुत प्रकार के खतरे वन्य जीवों के लिए हो जाएंगे। सबसे बड़ी बाधा इसमें आएगी सुरक्षा की, कि जंगली जानवर ये नहीं समझता कि सुरक्षा क्या चीज है। वह प्राकृतिक आवास में यदि हम जाकर रहेंगे, उनके घर में जाकर रहेंगे वन्य जीवों में, तो वो हमें ये नहीं सोचेगा कि इनकी सुरक्षा जरूरी है या नहीं। ऐसी स्थिति में वन्य जीवों का फिर क्या होता है? शिकार होता है, कहीं ना कहीं वन्य जीवों को नुकसान पहुंचता है। भूमि का बंजर होना, हम देखते हैं कि हमारे राजस्थान में ही अलवर, भरतपुर और जो दिल्ली रोड है,
इस पर सीमेंट की कुछ फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। सिंगाना कॉपर में हम लोग देखते हैं सीमेंट की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। तो उन सीमेंट की फैक्ट्रियों से जो निकलने वाले केमिकल हैं वो हमारी भूमि के ऊपर जो उर्वरक खेती है, खेत है हमारे उपजाऊ, उनके एक सरफेस पे एक लेयर बना लेते हैं। धीरे धीरे वो जम जाती है सीमेंट जाकर, और जैसे ही वो बारिश होती है वो एक पतली परत के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। वो हमारी खेती को किसी भी प्रकार से उगने नहीं देती है। भूमि की पूरी जो सरफेस है वो कवर हो जाती है। तो इन खनिज उद्योगों से सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है वो किसको होने वाला है? भूमि की उर्वरता, उपजाऊपन या भूमि का बंजरपन हमें देखने को मिलेगा। इससे सबसे बड़े नुकसान और भी नजर हमें आएंगे। वो क्या है कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एक धुआं, गुब्बार, धूल की आंधियां भी हमें देखने को मिलती हैं। जैसे इन उद्योगों से डस्ट निकलती है, धूल के कण निकलते हैं, और भी बहुत प्रकार के जो केमिकल निकलते हैं वो पर्यावरण में घुल जाते हैं और वो बारिश के माध्यम से जल में चले जाते हैं। जल में जाने के बाद जब हम उस जल से सिंचाई करते हैं तो एक फ्लोराइड की परत हमारे खेतों में जम जाती है और वो हमें भूमि की बंजरता का तोहफा देकर जाती है, कहीं ना कहीं वो बड़ा नुकसान पहुंचाती है। भूस्खलन, हमने देखा कि बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्रों में हमने पहाड़ों को काट दिया है। पहले उनके स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग, मजबूत होते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग धमाके करके उन पहाड़ों को काटते हैं, उड़ाते हैं, तो उनके जो गैप हैं, झिकझैक की जो स्थिति होती है पत्थरों की, वो टूट जाती है और पत्थर बहुत ज्यादा मात्रा में भूस्खलन के रूप में मानव की गाड़ियों पर, हाईवेज पर या हमारे द्वारा जो किए गए निर्माण हैं उन पर वो गिर जाते हैं। तो भूस्खलन की मात्रा भी हमें खनिज उद्योग के कारण देखने को मिलती है। बहुत बार हम देखते हैं खानों में इतने खनिज मजदूर दब गए, वहां ऐसी दुर्घटना हो गई, वहां ऐसा हुआ। तो कहीं ना कहीं खनिज उद्योग का ये सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि पत्थर को काटने की हमारे पास कोई सीधी तकनीक है ही नहीं। बड़ी मात्रा में पत्थर काटना है तो हमें ब्लास्ट करना ही होगा, और ब्लास्ट करने से वो इतना भयंकर ब्लास्ट होता है कि पूरे पहाड़ के स्ट्रक्चर को ही वो हिला देता है। ऐसे में उसमें क्रेक्स आ जाते हैं, गैप्स आ जाते हैं, और जब हम उन पत्थरों को निकालते हैं तो पूरे पत्थर एक साथ ही आ जाते हैं। भूस्खलन का दूसरा कारण ये भी है कि हमने जो व्हीकल्स बनाए हैं, हमने जो गाड़ियां बनाई हैं, इस प्रकार की बनाई है, वाइब्रेट सिस्टम पर चलती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो प्राकृतिक आवरण है वो रेतीले पत्थर पर भी जमे हुए हैं। वो धीरे 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 कहीं ना कहीं भूकंप के कारण भी अपनी जगह छोड़ देते हैं, और भूस्खलन जैसी समस्या को लेकर हमारे सामने वो आते हैं। फिर स्वास्थ्य में कमी, हम जानते हैं कि बहुत सारी जगह जहाँ खनिज उद्योग हैं वहां नए नए प्रकार के रोग हो रहे हैं। उसका प्रमुख कारण पहला तो धूल का कण है, दूसरा उसमें इस्तेमाल होने वाले रसायन। हम जानते हैं कोई भी खनिज अयस्क के रूप में आता है, उसे संधारण करने, उसे शोधन करने, उसे क्लियर करने में रासायनिक पदार्थों का उपयोग बहुत ज्यादा होता है, और ये रासायनिक पदार्थ हमारे शरीर के लिए साइड इफेक्ट का काम भी करते हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं कैंसर जैसे कारक रोग भी हमारे शरीर को हो जाते हैं इन खनिज उद्योगों के कारण। बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जिनमें इतने भयानक केमिकल इस्तेमाल होते हैं, वे केमिकल हमारी जमीन में जा रहे हैं, हमारे शरीर में जा रहे हैं, जल में जा रहे हैं, और पूरे पृथ्वी के वातावरण को क्या पहुंचा रहे हैं? नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो उद्योग हैं वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में अगला संसाधन है वन संसाधन। यदि हम वन संसाधन की बात करें तो वन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वन संसाधन से हमें लकड़ी, चाहे वो इमारती लकड़ी हो, चाहे वो जलाने के लिए हो, चाहे वो कुछ बनाने के लिए हो, जैसे फर्नीचर हैं, जहाज हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें हमें वनों से प्राप्त होती है। इसमें हम आगे देख सकते हैं औषधियां, ये भी हमें कहां से मिलती हैं? वनों से ही मिलती हैं। फिर पशुओं को चराने का कार्य भी कहां से होता है? यहीं से होता है।
फिर जंगलों को अगर हम देखें तो खेती का कार्य भी यहीं से होता है। हमारे पर्यावरण को संतुलन भी यही करते हैं। पर्यावरण संतुलन का कार्य भी क्या करते हैं, वनों के द्वारा ही होता है। और बहुत सारे लाभ वनों के हमें देखने को मिलते हैं। हम हिंदी के निबंध प्रतियोगिता में भी बहुत बार देखते हैं कि वनों की सुरक्षा क्यों जरूरी है। ज्योग्राफी के मैटर में भी हम लोग देखते हैं कि वनों की सुरक्षा क्यों जरूरी है और वन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम देखें हमारे लिए श्वसन क्रिया के लिए भी वन क्या है, जरूरी। CO2 का ऑब्जर्वेशन भी कौन करेंगे, वन करेंगे। ओजोन गैस और ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन गैस और ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल भी कौन करेंगे, वन ही करेंगे। इसके बाद हम देखें तो मृदा प्रदूषण को रोकने का काम या मृदा में जो कटाव होता है, क्षरण होता है, उसको भी रोकने का काम कौन करेंगे, वन ही करेंगे। पशु पक्षियों का पालन भी किसके द्वारा होता है, वनों के द्वारा ही होता है। मानव जीवन का यापन भी किसके द्वारा होता है, वनों के द्वारा ही होता है। तो वन संसाधन बहुत इंपॉर्टेंट संसाधन है। इसमें हमें इमारत बनाने के लिए लकड़ियां मिल सकती हैं, जलाने के लिए लकड़ियां मिल सकती हैं, कुछ बनाने, फर्नीचर, जहाज, बहुत सारा फर्नीचर हम लोग घरों में भी काम में लेते हैं। व्हीकल्स में भी बहुत सारी लकड़ियां लगती हैं, तो ये भी हमारे काम आ सकता है। औषधियां, यदि हम दवाइयों की बात करें, भारत आयुर्वेद का जनक है और पूरी दुनिया में आयुर्वेद बहुत सक्षम रूप से फैला। तो औषधियों के मामले में देखें तो ये वन हमारे लिए बहुत वरदान साबित होते हैं। पशुओं को चराने के लिए भी जंगल हमें बहुत ज्यादा जरूरी आवश्यक है। खेती के लिए हम जंगलों को काटकर या जंगलों में ही क्या करते हैं, खेती करते हैं। पर्यावरण को बैलेंस करने का यदि काम किसी ने किया है तो किसने किया है, खेतों ने, जंगलों ने ही किया है। हमें जो ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए श्वसन के लिए वो भी कहां से मिलती है, खेतों से, जंगलों से ही मिलती है। CO2 का ऑब्जर्वेशन, CO2 लेने का कार्य कौन करते हैं, पेड़ पौधे ही करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग है, CFC कंटेंट की कुछ गैसों को ये ऑब्जर्व कर लेते हैं, हमारे पर्यावरण को संतुलन करते हैं। मृदा के कटाव को रोकने का काम, बाढ़ों को नियंत्रण करने का काम, बहुत सारी सुरक्षा हमारी जंगल करते हैं।